स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी पॉलिटी की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ, और वो भी संघ में संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे हम लोग, संघ की कार्यपालिका को प्रमुख रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए सबसे पहले संघ के बारे में आपको बताया है कि भारत एक देश नहीं बल्कि संघ है। संघ का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बना हो, उसे कहा जाता है संघ। यानी केंद्र और जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उपस्थित हो, उसे कहा जाता है संघ। जैसे कि अमेरिका क्या है, एक संघ है, वहाँ पर 50 राज्य हैं और एक प्लस केंद्र सरकार है, दोनों है, वहाँ पर वो संघ है। ब्रिटेन कोई संघ नहीं है बल्कि वो क्या है, एक देश है। भारत क्या है, यहाँ पर जानते हैं कि 28 राज्य हैं और प्लस केंद्र सरकार है, तो भारत एक संघ है। तो हम लोग इसी संघ के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे जब संघ हम लोग पढ़ते हैं तो संघ में हमारे यहाँ जो संघ है, संघ की जो सरकार होती है, जो सरकार जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, वो 3 स्तर पर होती है। हमारे यहाँ जो सरकार है वो 3 स्तर, सरकार को हम लोग 3 स्तर पर बांटते हैं। एक बांटते हैं क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है जब इस तरीके से हम लोग सरकार को बांटते हैं तो जैसे कि इसी में आता है कार्यपालिका। जब क्षैतिज रूप से हम सरकार को बांटते हैं तो उसी में आता है कार्यपालिका, फिर आता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका जिसे कहा जाता है, व्यवस्थापिका। फिर इसी में आता है न्यायपालिका। क्या आता है, न्यायपालिका। तो इसी हम संघ में तीनों को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यपालिका। इसमें हो सकता है कि 1-2 वीडियो लग जाए, 2 वीडियो का 3-4 वीडियो लग जाएगा। कार्यपालिका खत्म हो जाएगा तो समझ के चलिएगा कि बहुत बड़ा आपका झमेला जो है वो खत्म हो जाएगा। कार्यपालिका, अब जब इस तरीके से हम सरकार को बांट लिए इस तरीके से, तो हम लोग कहेंगे कि क्षैतिज सरकार का विभाजन हुआ है। फिर इसमें से कार्यपालिका जो होती है, इस कार्यपालिका को हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। इस कार्यपालिका को भी हम लोग 3 लेवल बांटते हैं। एक बांटते हैं केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, और एक क्या होता है, लोकल, यानी कि स्थानीय सरकार। स्थानीय जैसे पंचायत चुनाव जो होता है उसे कहते हैं स्थानीय लेवल पे सरकार। व्यवस्थापिका में हम लोग कैसे बांटते हैं, व्यवस्थापिका मतलब जो नियम कानून रहता है। कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और व्यवस्थापिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि जो संसद होता है। अगर केंद्रीय लेवल की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, संसद। यानी पूरे भारत के लिए जो कानून बनता है उसे क्या कहते हैं, संसद। तो व्यवस्थापिका, इसमें एक संसद होता है जो पूरे भारत के लिए बनाता है, और राज्यों के लिए जो बनाता है वो कौन होता है, जो राज्यों के लिए होता है वो होता है विधानसभा। कौन होता है, विधानसभा। और व्यवस्थापिका जो होती है न्यायपालिका, जानते हैं कि जो केंद्र पे है, जो सबसे बड़े लेवल पे है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर हाई कोर्ट है, ये स्टेट लेवल पे आता है। फिर लोकल लेवल पे जो आता है, जिले के लेवल पे आता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं इसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला न्यायालय। तो हम लोग ये जो कार्यपालिका हमने कहा, इस कार्यपालिका को 2 प्रकार से बांट लेते हैं। एक बांटते हैं स्थायी और एक बांटते हैं अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका उसे कहते हैं जैसे जो अधिकारी सब होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, जैसे डीएम हो गए, जो पीसीएस आईएएस के थ्रू जो होते हैं, या जितने भी पुलिस हो गए, पुलिस से संबंधित जितनी भी अधिकारियां हो गए, ये स्थायी, इनका चुनाव नहीं होता है। स्थायी कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता है, क्योंकि एक बार ये नियुक्त हो जाते हैं तो फिर ये रिटायरी तक क्या होते हैं, अपनी सेवा में बने रहते हैं। तो कार्यपालिका में जो सदस्य स्थायी होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, एग्जाम के थ्रू जाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। और जिनका हर 5 वर्ष में चुनाव होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका। उन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका। जैसे अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएंगे, जैसे राष्ट्रपति, इनका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो जितने भी होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो यही अस्थायी कार्यपालिका की हमने बात की है कि अस्थायी कार्यपालिका जो होती है 3 लेवल पर कार्य करता है। केंद्र पे केंद्र सरकार, राज्य लेवल पे राज्य सरकार, और स्थानीय लेवल पे स्थानीय सरकार। तो हम लोग केंद्र लेवल पे बात करेंगे, केंद्र लेवल पर। तो केंद्र लेवल की अब हम लोग बात कर रहे हैं सरकार पर, ठीक है। तो देखिए, संघ के कार्यपालिका का प्रमुख, यानी हमारे देश में पूछा जाए कि जो कार्यपालिका है, जो मैंने ये बताया कार्यपालिका, इस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हमारे भारत में कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि सबसे प्रमुख आदमी है कार्यपालिका का, उस कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। अगर राष्ट्रपति का पद की बात की जाए, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की उल्लेख किया गया है, पद का उल्लेख किया गया है, तो आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो आपको पता रहे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के
पद से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लीजिए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक कौन है, वास्तविक शासन कौन है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखो एक्चुअली क्या था कि इंदिरा गांधी द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, उसमें उन्होंने अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करवा के ये लिखवा दिया है कि राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक तरीके से प्रधानमंत्री की बातें मानने के लिए कौन होता है? बाध्य होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकता, वो जब भी कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे एक बार हमारे यहाँ जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और क्योंकि अब वो धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो एक रूढ़िवादी आदमी थे। रूढ़िवादी का मतलब कि धर्म इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते थे। बनारस में आए थे उस वक्त जब 1950 के समय में राष्ट्रपति बने थे, तो बनारस में आके पंडों के यहाँ पर पैर छुए थे, और जो वहाँ पर जो मंदिर है गुजरात में जो जिसको लूटा गया था 1125 में, सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन किया गया था 1950 में, तो नेहरू साहब ने कहा था कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम उसके प्रमुख हैं, तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में भाग न लें। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूँकि गए थे, उन धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लिए थे, तो उनको नेहरू साहब मने करते थे, लेकिन वो उनका था कि राष्ट्रपति, उनका कहना था राजेंद्र प्रसाद का कि हम बड़े हैं, हम राष्ट्रपति हैं, तुम तो प्रधानमंत्री हो। तो विवाद बढ़ता गया। फिर हिंदू कोड बिल जो आया था, नेहरू साहब हिंदू कोड बिल लेके आए थे, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने कहा कि जो अब हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता के दी गई थी कि हिंदू में एक पुरुष 4 शादियां नहीं कर सकता, अब एक ही पुरुष शादी कर सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ इस मूड वाले थे कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, जब मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू वाले क्यों नहीं कर सकते? मूर्खता का एक अपना स्तर होता है, तो उसी में समझ लीजिए था। तो अब जो कानून हिंदू कोड बिल था, वो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गया कि इस पर मोहर लगाइए, मतलब अपना सिग्नेचर, कोई भी कानून हमारे भारत में तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे? सिग्नेचर कर दे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो उस वक्त जो नेहरू साहब थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो एक आता है अनुच्छेद 61, जिसके खिलाफ वो क्या होता है? महाभियोग लगाया जाता है। तो नेहरू साहब ने कहा कि तब एक संविधान का एक अनुच्छेद 61 भी है कि हम आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं? महाभियोग लेकर आपको आपके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ गए कि मतलब मेरा पद बहुत बड़ा नहीं है, जब भी होता है प्राइम मिनिस्टर से, ऐसे संविधान में बड़ा है लेकिन रियल लाइफ में बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक जो प्रमुख होता है, जिससे राजेंद्र प्रसाद फिर डर गए बाद में, तो उन्होंने क्या किया? उस पर सिग्नेचर किया, हिंदू कोड बिल लागू हो गया। तो उसी से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक शासक कौन होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे बातों को। फिर है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। तो देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के कार्य क्या है, मतलब किस अनुच्छेद में। अभी इनके कार्य और शक्ति का उल्लेख तो हम करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि विस्तार से करेंगे तो डिटेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि बस जो वनडे एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछता है उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 53 में। जब राष्ट्रपति का पद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 52 में। अगर राष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्ति की बात की जाए कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इनकी नियुक्ति संबंधी कार्य, मतलब इनकी किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, और इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये इन सब का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 53 में। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत ये क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये इनकी क्या है? शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। ये कौन सी शक्ति आती है? तो ये न्यायिक शक्तियों में आती है। तो इनकी शक्तियों को हम लोग बांट के पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद का तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। तो राष्ट्रपति का पद 52, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 53, और उनकी जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय
हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है। ये आपको याद रहे कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत इनका चुनाव होता है, आपको ये पता हो, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भी अपने आप में एक वीडियो बन जाता है, क्योंकि इनके चुनाव में अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इन राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो पहली बात, जैसे कि बहुत से व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे हो, तो मैं चुनाव लड़ने जाऊं तो मुझे वोट देने वाले कम से कम 50 लोग पहले से ही, जब मैं पर्ची भरने जाऊं तो 50 लोग मेरे समर्थन होने चाहिए, प्रस्तावक कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो ये 50 लोग मुझे वोट देंगे। इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि हमारे देश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धरती पकड़, नाम था सर, धरती पकड़ ही नाम था। वो जब भी चुनाव होता था राष्ट्रपति का तब फार्म भर देते थे। तो बाद में इसके लिए एक नियम बना दिया गया कि भाई वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएगा जो कि क्या हो, जिसके पास 50 प्रस्तावक हो और 50 क्या हो, अनुमोदक हो। मतलब जैसे कि मान लो मैं चुनाव लड़ने गया, राष्ट्रपति चुनने जा रहा हूँ, तो जब मैं पर्ची भरूंगा तो मेरे साथ 50 लोग क्या होना चाहिए, प्रस्ताव देने वाले चाहिए कि नहीं, हाँ ये चुनाव लड़ेंगे तो हम इनके साथ हैं। और वो हो जाने के बाद 50 अनुमोदक, रेक्टिफायर भी चाहिए 50। तो इस तरीके से 100 लोग होंगे तभी कोई व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। और इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको याद रहे कि इसमें चुनाव में जो भाग लेते हैं वो 3 लोग होते हैं, 3 लोग भाग लेते हैं। एक तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। फिर उसके बाद विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो आपको याद रहे मैंने क्या कहा, लोकसभा के चुने हुए सदस्य जो 543 लोगों का चुनाव होता है हर 5 साल में, वो लोकसभा के चुने हुए सदस्य। और राज्यसभा के जो 238 लोगों का है, ऐसे तो टोटल 250 सीट है लेकिन 238 लोगों का चुनाव होता है, तो वो 238 लोग राज्यसभा के इनके चुनाव में भाग लेंगे। फिर विधानसभा, जैसे जानते हैं कि 28 राज्य हैं प्लस केंद्र दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों में भी क्या है, विधानसभा हैं। तो इन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये आपको क्वेश्चन याद रहे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इस तरीके से होता है। और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद आ जाए, झगड़े झंझट हो जाए कि नहीं इनका राष्ट्रपति का चुनाव गलत हुआ है, तो इनके जब भी केस की सुनवाई होगी वो निर्वाचन आयोग में सुनवाई नहीं होगा, कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर चुनाव होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी केस सुने जाते हैं उनके घपले से संबंधित, वो कहाँ सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। फिर है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति के लिए अगर पूछा जाए कि इनका न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए 35 ईयर्स। कितने होने चाहिए, 35 वर्ष। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जैसे कि और जो प्रधानमंत्री सब होते हैं तो अपना शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति तो सबसे बड़े होते हैं, तो उनके सामने शपथ लेते हैं। लेकिन अगर जब राष्ट्रपति की शपथ की बात आए कि किसके सामने शपथ लेंगे वो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय का, उसके सामने समक्ष क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है वो किसका देता है, वो देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति। जैसे आप लोगों कि शपथ तो ये न्यायाधीश के सामने ले रहे हैं, लेकिन ये अपना जो इस्तीफा देते हैं ना, इस्तीफा अगर मान लो कि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश उनको अपना पद छोड़ना पड़ जाए तो ये अपना इस्तीफा किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। और जब अपना इस्तीफा दे देंगे तो जब अपना पद त्याग देंगे तो उनकी जगह कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति। और किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को चुनाव हो जाना चाहिए। फिर है एक न्यायाधीश हिदायतुल्लाह 1969 में कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। देखो हमारे देश में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कार्य करेगा किस रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहे। तो न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जो थे 1969 में, ये हिदायतुल्लाह साहब ये कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र ऐसा कौन हमारे देश का चीफ जस्टिस था जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हो, तो उपराष्ट्रपति भी उस वक्त नहीं था, तो उस वक्त ये कार्य किए थे किस रूप में,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे 1969 में न्यायाधीश हिदायतुल्लाह। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन सकते हैं। वही बातें जो मैंने कहा वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। फिर राष्ट्रपति का समय काल 5 वर्ष होता है। हमने कहा कि राष्ट्रपति एक बार जब चुना जाता है, जब वो चुनाव जीत जाए और जब शपथ ग्रहण कर लेता है, शपथ ले लेता है राष्ट्रपति बनने का, तो उस दिन से उसका कार्यकाल जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। तो उस दिन से, जिस दिन अपना पद ग्रहण किया है, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, तो ये बातें है कि राष्ट्रपति का समय काल कितना होता है, 5 वर्ष। फिर राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए। कितना होता है, 5 लाख रुपए। और वो भी टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। और कई प्रकार के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जैसे इनको आवास फ्री में मिलेगा, टेलीफोन, जहाज, कहीं पर भी भारत में आने जाने का बहुत सी चीज सुविधाएं, इनको भत्ताएं क्या होते हैं, फ्री में मिलते हैं। और जब ये रिटायर हो जाएंगे, मतलब जब इनका पद समाप्त हो जाएगा, तो ये इनको 9 लाख रुपए पहले मिलता था सालाना कितना मिलता था, 9 लाख रुपए इनको अपने पद से हटने के बाद 9 लाख रुपए सालाना मिलता था। अब पता नहीं, हो सकता मुझे लगता था बढ़ गया होगा। फिर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कोई जो मंत्री है, सभी मंत्रियों ने कोई गलती की है या उनका बहुमत खो गया है लोकसभा में, तो वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, लोकसभा के प्रति। लेकिन उनमें से व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा देना होगा तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को। किसको देंगे इस्तीफा, राष्ट्रपति को। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। ये बात आपको याद रहे। फिर राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, ये है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। ऐसे इसका वीडियो हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित पूछता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति के, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन बच गया है इसमें कि हमने यहाँ पर छोड़ दिया था कि संविधान भाग 5 जो है, इसमें संघ की बात की गई है। और संविधान भाग 5 में कितने से कितने अनुच्छेद है, 52 से लेकर के 151 तक जो अनुच्छेद आता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो संघ भाग 5 के तहत आता है। फिर उसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो राष्ट्रपति वाला जो व्यवस्था की गई है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन ये भी पूछा है ना कि भारत में जो राष्ट्रपति वाली जो व्यवस्था की गई है वो किस देश के संविधान से ये लिया गया है, नकल की गई है, तो अमेरिका के द्वारा। लेकिन अमेरिका के जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है नहीं, लेकिन वो जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो जानते हैं कि जिस देश में राष्ट्रपति जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, वो देश कैसा कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। चलिए अब राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी हम कार्यों को बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियां करता है। किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री का। जानते हैं कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का मतलब जैसे कई पार्टी चुनाव लड़ी, उनमें से जो पार्टी सबसे अधिक चुनाव जीता लोकसभा में, 543 सीटों पर चुनाव होता है, उनमें से जो सबसे अधिक सीटें निकाली उसका जो नेता होगा उसे क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, लोकसभा या राज्यसभा या संसद का सदस्य हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले चाहे राज्यसभा की सदस्यता ले, किसी भी तरीके से। तो राष्ट्रपति जो होता है नियुक्ति करता है किसकी, प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसकी नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद सलाह देता है कि इन व्यक्तियों को मैं अपने मंत्री बनाना चाहता हूँ। किसी को गृह मंत्री बनाना चाहता हूँ, किसी को विदेश मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, जितने भी तमाम प्रकार के मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को किसे मंत्री बनाया जाएगा, कौन सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर राज्यपाल, जो प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किए थे वो भी किसके द्वारा नियुक्त किए थे, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्यपाल नियुक्त करता है तो नहीं, बल्कि इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो क्या करता है, किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे कि मान लो कि उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल जो अभी है, हमारी श्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, तो वो जब यहाँ के राज्यपाल बनी होगी तो किसकी सलाह पर, यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर यहाँ की क्या बनी होगी, राज्यपाल बनी होगी। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर विपक्ष की सरकार कोई दूसरे राज्य में बन जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा अपनी मर्जी से राज्यपाल भेजकर वहाँ के कामों में क्या करता है, अड़ंगा डालता है। तो देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत बार विवाद भी रहता है राज्यपाल को लेकर।
फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च मतलब हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में नहीं है लेकिन है राज्यों में। तो उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। फिर महान्यायवादी, महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में कहते हैं कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर बोलते हैं इसको, कैग इंग्लिश में बोलते हैं कैग। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी जिसे कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर ओबीसी, एससी, एसटी आयोग, इन सब की भी जो अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितने आयोग हैं, बहुत से आयोग हैं, जो एससी एसटी से संबंधित बहुत से जन कल्याण से संबंधित जो आयोग है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ग्रीन ट्रिब्यूनल उसकी तो सुप्रीम कोर्ट करता है। बहुत से संस्थाएं ऐसे हैं हमारे देश में जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेना मतलब जो थल सेना, वायु सेना और नौ सेना है ना, तीनों थल सेना, वायु सेना, नौ सेना। नौ सेना मतलब जो नाव वाली सेना होती है। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है हमारे देश में, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है हमारे देश में राष्ट्रपति होता है। तो इतनी क्वेश्चन है, अभी इसमें 1-2 वीडियो और लगेगा कार्यपालिका से संबंधित, तो पूरी बातें खत्म हो जाएगी। आप लोग बस ध्यान से देखते चलिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। जो लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा उन सभी को धन्यवाद, थैंक्स और गुड नाइट।